यदि हम गेटजेल के द्वारा बताए गए सोशल सिस्टम, चूंकि उन्होंने इसे एक सामाजिक प्रक्रिया माना जिसके अंतर्गत उन्होंने किसी सामाजिक आयाम के दो विभिन्न प्रकार के अलग अलग आयाम बताए, जिसके अंदर सबसे पहला नोमोथेटिक प्रकार का आयाम, दूसरा है इडियोग्राफिक प्रकार का आयाम। जब हम नोमोथेटिक की बात करते हैं तो आप देखिए यहां पर एरो से तीन अलग अलग घटक जो आपस में जुड़े हैं, उसमें है आपका ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है आपका रोल्स, तीसरा है आपका एक्सपेक्टेशंस। कि वहां पर यदि आपका संगठन केंद्र में होता है, संगठन में निभाई जाने वाली भूमिकाएं केंद्र में होती है और उस भूमिका से आपकी क्या अपेक्षा है वे यदि केंद्र में होती है, तो वहां पर संगठन की आवश्यकताओं को, संगठन के उद्देश्यों को सर्वोपरि माना जाता है और वहां पर व्यक्ति की आवश्यकताओं को, आकांक्षाओं को उतना ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता जितना कि संगठन को दिया जाता है। तो इस प्रकार से संगठन, भूमिकाएं और अपेक्षाओं से मिलकर नोमोथेटिक प्रकार के सोशल सिस्टम का निर्माण होता है। दूसरे रूप में यदि हम देखें इडियोग्राफिक जो है आपका, आइडियोग्राफिक में चार प्रकार के जो अलग अलग घटक आप देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहले व्यक्ति, जिसकी आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उसका एक मनोवैज्ञानिक सोच है, वह व्यक्ति भी इसका प्रमुख घटक है। उसका व्यक्तित्व कैसा है, वो धनात्मक है, अंतर्मुखी है, बहिर्मुखी है, उसकी आवश्यकताएं क्या क्या है, वो किन एक्सपेक्टेशंस को लेकर आपके संस्थान में आया है और उसका व्यवहार कितना उन आवश्यकताओं से प्रभावित हो रहा है। इन सभी फैक्टर्स को यदि हम ध्यान से देखें तो इससे यह जाहिर होता है कि आइडियोग्राफिक जो सिद्धांत या आयाम है सामाजिक प्रक्रिया का, उसके अंतर्गत जरूरी होता है कि वह व्यक्ति केंद्रित होता है। व्यक्ति की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को किस प्रकार से फुलफिल किया जाए और किन्हें किस प्रकार से उन्हें पूर्ति किया जाए, इस पर वो ज्यादा ध्यान देता है। मैं उदाहरण के लिए आपको बताना चाहूंगा कि अलग अलग जितने भी हमारे देश में बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं, औद्योगिक ग्रुप हैं, उनकी सफलता का यही रहस्य है कि वह अपने यहाँ पर कार्य करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें उनके व्यक्तित्व के अनुसार, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको कहीं न कहीं संतुष्ट करते हैं, जिससे वो अपना 100% इन्वॉल्वमेंट उस संस्थान के साथ में रखते हैं और उसे अधिकतम ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। यदि आप देखें टाटा है, बिरला है और अंबानी ग्रुप्स वगैरह हैं, उनके फैक्ट्री में या कहीं पर भी काम करने वाले अधिकारियों के लिए अलग से कॉलोनी बनाई गई है। वहां पर उनके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, जिम है, मार्केट्स हैं, उन सारी सुविधाओं को उन्होंने एक छत के नीचे उनके लिए उपलब्ध करवा दिया है, जिसके कारण से उनकी जो साइकोलॉजिकल सोशल नीड्स हैं वो पूरी होती हैं और वो संस्थान को आगे से आगे बढ़ाने के लिए उतना ही अपना योगदान दे पाते हैं। अगले रूप में यदि हम चलें तो व्यक्ति जहां पर है, व्यक्तियों का समूह जहां पर है, अधिकारी है, अधीनस्थ है, तो उनके बीच में कहीं न कहीं क्रिया प्रतिक्रिया चलती है। किसी भी प्रकार का कोई निर्णय हुआ, उसके प्रति प्रतिक्रियाएं आएंगी, नेगेटिव होंगी, कुछ पॉजिटिव्स भी होंगी। तो इस प्रकार की जो क्रिया प्रतिक्रियाएं चलती हैं, एक प्रकार का जो मंथन चलता है, एक प्रकार की जो धारणा एक संगठन में किसी निर्णय के कारण प्रबल होती है, उसके लगभग दो स्तर उनके अनुसार पाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम रोल्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड पब्लिक। जो आपके संगठन में कार्य करने वाले अधिकारीगण हैं, उनके नीचे कार्य करने वाले अधीनस्थ हैं, उनको कौन कौन सी भूमिकाएं दी गई हैं और उनसे, उन भूमिकाओं से क्या आपकी अपेक्षाएं हैं और पब्लिक की आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। जैसा मान लीजिए यदि आप प्रिंसिपल हैं और आपके अधीनस्थ हैं आपके टीचर्स, आपके नॉन टीचिंग स्टाफ्स और आपसे जुड़ा हुआ है पूरा जन समुदाय, कि एक टीचर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वह पूरी तरह से अपना 100% टीचर के तौर पे अच्छी टीचिंग करेगा, बच्चों के विकास में योगदान देगा और स्कूल को आगे बढ़ाने में अपना 100% देगा। तो उस प्रकार की जो अपेक्षाएं आपकी भूमिकाओं से होती है, आपके अधीनस्थों से आप जितनी अपेक्षाएं रखते हैं और पब्लिक भी जो आपसे अपेक्षा रखती है कि वह यह मानकर आपके विद्यालय महाविद्यालय में प्रविष्ट होती है कि आप उसे कितनी सुविधाएं प्रदान करेंगे,
आप कितना अच्छा आउटपुट देंगे, विद्यार्थी के लिए आप कितना कार्य करेंगे। तो इस प्रकार के जो अपेक्षाओं के रोल्स हैं या जो आपके अधीनस्थों की विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं हैं, उनसे भी क्रिया प्रतिक्रिया का लेवल प्रभावित होता है। यदि हम बात करें तनाव के उत्पन्न होने के सोर्सेस के बारे में कि तनाव किस किस प्रकार से उत्पन्न होता है, तो हम 3 प्रकार हम मुख्यतः देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है रोल पर्सनैलिटी रिलेटेड, यानी कि इसमें 2 बातें हैं, भूमिका और व्यक्तित्व, कि एक व्यक्ति का कार्य करने का तरीका और व्यवहार धनात्मक नहीं है, जो उसे भूमिका दी गई है वह भी उसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है, तो वहां पर रोल से भी यानी भूमिका से भी हमें परहेज है या प्रॉब्लम है, और उस व्यक्ति के उस रोल को संभालने से जो व्यवहार वो कर रहा है उससे भी हमें प्रॉब्लम है। तो इसे हम भूमिका के साथ व्यक्तित्व का भी विरोध कहेंगे या संघर्ष कहेंगे। कुछ ऐसे संघर्ष या तनाव होते हैं जो केवल भूमिका से होते हैं, अर्थात व्यक्ति के रूप में यदि व्यक्तिशः किसी व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू भूमिका यानी कि प्रिंसिपल के तौर पर वो अच्छे निर्णय नहीं लेता है, कर्मचारियों के साथ में सौहार्द नहीं रखता है, उनको कहीं न कहीं प्रेशराइज करता है, दबाता है, तो वो व्यक्ति के रूप में तो अच्छा हुआ, लेकिन वह भूमिका के रूप में उतना अच्छा नहीं है। तो भूमिका को लेकर या भूमिका से संबंधित जो तनाव क्रिएट होते हैं उन्हें रोल रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। तीसरे रूप में यदि हम बात करें तो पर्सनैलिटी रिलेटेड, यानी व्यक्तित्व से आपको कोई यदि प्रॉब्लम होती है, व्यक्तिशः अलग अलग लोगों का अलग अलग सोच विचार धारणाएं पाई जाती हैं, तो एक व्यक्ति के रूप में यदि आपको पर्सनली किसी व्यक्ति से प्रॉब्लम है आपके संगठन में, हो सकता है आपकी उसके साथ में अच्छी ट्यूनिंग ना हो सकता है उसके विचारों से आपकी सहमति ना हो सकता है वह आपके पड़ोसी के तौर पर आपसे अच्छे रिलेशन न रखता हो, तो उसका जो तनाव क्रिएट होता है उसका भी प्रभाव कहीं न कहीं आपके संगठन के कार्यों पर अवश्य देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के तनाव के स्रोत होते हैं जो भूमिका और व्यक्तित्व से अलग अलग इस प्रकार जुड़े होते हैं। गेटजेल के सिद्धांत में समाधान भी उन्होंने प्रस्तुत किया कि कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए आपको उसे एक सामाजिक व्यवहार मानना पड़ेगा, उसे एक सामाजिक प्रोसेस मानना पड़ेगा, और उसके अंतर्गत आपको क्या करना है और उसकी क्या धारणाएं हैं वो इन पॉइंट से हम समझें। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जिस प्रकार समाज में अलग अलग समूह होते हैं और उन समूहों के प्रति किसी की पसंद या नापसंद होती है, उसी तरह से अलग अलग जो ओपिनियंस आती हैं, जैसे मान लीजिए किसी संगठन में कोई कार्यक्रम होता है, किसी प्रकार के निर्णय होते हैं या किसी प्रकार के वार्षिक कार्यक्रम मंथली प्रोग्राम्स या अलग अलग जो कार्यक्रम संचालित होते हैं, उनके बारे में सभी लोगों की अलग अलग ओपिनियंस होती है, और उन ओपिनियंस के माध्यम से किसी भी निर्णय के प्रति या किसी भी किए जाने वाले कार्य के प्रति आपकी पसंद या नापसंद जन्म लेती है। दूसरे रूप में यदि हम माने तो जैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं तो उसके आसपास होने वाली कुछ बातों से हम पूरी तरह से प्रभावित होते हैं, और उनके साथ साथ हमारी सोच भी वैसा बनना शुरू हो जाती है जैसा कि हमारे चारों तरफ एनवायरनमेंट पाया जाता है। क्योंकि जितना क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जितनी अंतःक्रिया होती है, तो उससे कहीं न कहीं विचारों का टकराव और विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग मोटिव्स हैं वो हमारे सामने आते हैं, जिस कारण से हम तनावग्रस्त हो जाते हैं और उस तनाव का प्रभाव हमारे संगठन पर आते हुए देखा जाता है। और तीसरे रूप में यदि हम बात करें तो संगठन में जो अलग अलग ओपिनियंस आती हैं, जो अलग अलग विचार पाए जाते हैं, काम करने के तरीके पाए जाते हैं, लोगों के मतमतांतर पाए जाते हैं, वो आपके संगठन की उन्नति में, आपके संगठन में होने वाले किसी निर्णय के अपोज करने में, प्रतिरोध या उसके समर्थन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो आवश्यक है कि आप ऐसी ओपिनियंस को कहीं न कहीं कंट्रोल करें और उस प्रकार से फुलफिल करने की कोशिश करें जिससे आप उस तनाव को कहीं न कहीं रोक सकें। अगले रूप में यदि हम बात करते हैं वर्किंग सिस्टम की, तो गेटजेल ने कार्यतंत्र के जो अंश हैं उनके बारे में हमें इस प्रकार से डिफाइन किया कि सबसे पहला एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस है वह 3 प्रकार की चीजों से प्रभावित है।
प्रशासनिक प्रक्रिया कोई व्यक्तिशय निर्णय नहीं है, किसी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि वो प्रशासनिक क्रियाओं से प्रभावित होता है, प्रशासन के नियम परिनियम से प्रभावित होता है। प्रशासनिक संरचना आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में किस प्रकार की पाई जाती है, उससे भी वह प्रभावित होते हुए पाया जाता है। और तीसरा फैक्टर जो आप देख रहे हैं, एनवायरमेंट, कि किस प्रकार का पर्यावरण वहां पर पाया जाता है, उससे आपकी प्रशासनिक प्रक्रिया, जो कि आपके कार्यतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वह कहीं न कहीं प्रभावित होती पाई जाती है। अगले रूप में यदि हम ध्यान देते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर यानी जो प्रशासक है, क्योंकि वह किसी भी प्रशासनिक प्रक्रिया की सबसे बड़ी धुरी है, जैसा वह निर्णय लेगा उसके अनुसार पूरा संगठन प्रभावित होगा, अधीनस्थ प्रभावित होंगे। तो प्रशासक भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका या पार्ट है। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं टोटल एफर्ट्स, किए जाने वाले जितने भी उद्यम है, अलग अलग प्रकार के जो प्रयास हैं, तो उनका भी प्रभाव हमारे कार्यतंत्र पर निश्चित रूप से आता है कि वो किस प्रकार से एफर्ट्स किए जा रहे हैं, पॉजिटिवली किए जा रहे हैं, नेगेटिवली किए जा रहे हैं या शून्यतापूर्वक किए जा रहे हैं। उसका इफेक्ट भी हमारी निर्णय प्रक्रिया पर और संगठन के उद्देश्यों को पूर्ण या अपूर्ण होते हुए उस पर पाया जाता है। अगले रूप में एनवायरनमेंट, जो सबसे बड़ा एक प्रमुख घटक है। आप देख सकते हैं कि जिन संगठन में अच्छा एनवायरनमेंट पाया जाता है, लोगों के विचार समीचीन होते हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन पाया जाता है, तो वह संस्थान निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर होता है। और जहां पर वातावरण अच्छा बनाया नहीं जाता या वातावरण किन्हीं कारणों से खराब हो जाता है, तो उसका एडवर्स इफेक्ट जो है वो हम देख सकते हैं अपने पूरे संगठन के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स उन्होंने बताए कि कर्मचारियों के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे आप तनाव को कम कर सकते हैं। तो एक प्रशासक के रूप में आप इन चरणों के द्वारा किसी भी संघर्ष को कम करने में अपनी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले डिफाइन द लेवल्स एंड पावर्स ऑफ वर्कर्स, कि कौन से कर्मचारी किस प्रकार के स्तर पर कार्य करेंगे और उन्हें कितनी शक्ति प्रदान की जाएगी, उसके बारे में पूर्ण रूप से परिभाषित होना चाहिए कि किस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना है। डिसेंट्रलाइजेशन, जो हमारे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट का अगला पार्ट है, जिसमें कहा जा रहा है आपसे कि आप सत्ता का विकेंद्रीकरण करें, कि सारे के सारे निर्णय और अधिकार आप अपने पास न रखें, बल्कि आपके जो अधीनस्थ हैं उनको कार्य करने का अवसर प्रदान करें, उन्हें अकाउंटेबिलिटी सौंपें, उत्तरदायित्व सौंपें, जिससे वे भी जिम्मेदारी से काम करके यह अनुभव कर सकें कि वह आपके संस्थान के कार्यों में कहीं न कहीं अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, वो पूरी तरह से इनएक्टिव न रहे। तो इस प्रकार से सत्ता का विकेंद्रीकरण भी उन कर्मचारियों को संतुष्ट करता है जो अधिक से अधिक संस्थान के लिए कार्य करना चाहते हैं। तीसरे रूप में यदि हम बात करें तो सोशल डिमांड, जो आपका सामाजिक उपागम है, जो हमने पूर्व में पढ़ा, तो जिस प्रकार से समाज आपके संगठन से अपेक्षाएं करता है, जिस प्रकार के परिवेश में आपका संगठन व्याप्त है, रूरल एरिया में है, सिटी में है या किस प्रकार के एनवायरनमेंट में है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने निर्णय या संस्थान से जुड़े हुए कोई भी कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए। इसी प्रकार से आपके जो पर्सनल्स हैं, जो आपके पूरे संगठन के फ्लाईव्हील हैं, चालक बल हैं, उनके संतुष्टि के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनके वेलफेयर के लिए आपने कौन कौन सी व्यवस्थाएं की है, उनके सिलेक्शन के क्या प्रोसीजर तय किए गए हैं, योग्य कर्मचारी का चयन किस प्रकार से किया जाएगा, उनकी सैलरी का स्ट्रक्चर उस प्रकार से जो मानदंड उनके लिए बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, उससे वो पूरी तरह सेटिस्फाई है या नहीं है, और उनसे जुड़ी जो अलग अलग पारिवारिक समस्याएं हैं, उनकी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, उनको भी किस प्रकार पूरा किया जा रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका संघर्ष वहां पर समन हो या तनाव बढ़े। तो आवश्यक है कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखने पर निश्चित रूप से आपके संगठन के गोल्स को अचीव करने में वो अपना 100% दे पाएंगे, अच्छे से अच्छे अपनी भूमिका को निभा पाएंगे। अगले रूप में यदि हम देखें कि कर्मचारी जो पुराने समय में अपॉइंट किए गए हैं, तो हो सकता है कि नवीन प्रकार के जो इनोवेशंस होते हैं उसके बारे में उनको ज्ञान न हो, तो समय समय पर उनकी इन सर्विस ट्रेनिंग है, किसी कार्य का प्रशिक्षण है, कंप्यूटर की नॉलेज है, स्पोकन इंग्लिश है या लेटर राइटिंग है,
इस प्रकार के अलग अलग जो उनके कार्य होते हैं जिनसे वो जुड़े रहते हैं, चाहे आपके शिक्षक हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स में, सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेज में, जितने अलग अलग इनोवेशन से वो जुड़ेंगे उतना ही नई जानकारी वो स्टोर कर पाएंगे और आपके संस्थान के हितों पर ध्यान दे पाएंगे। अगले रूप में प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज, जो उसके भौतिक संसाधन है, रहने के लिए मकान है, पानी है, बिजली है, स्कूल है बच्चों के लिए, इस प्रकार की एनवायरनमेंट आपके संगठन में व्याप्त है तो एक कर्मचारी उन सभी नीड्स को फुलफिल कर तनाव से कहीं न कहीं मुक्त हो पाएगा और अपने संस्थान के विकास में अधिक से अधिक योगदान दे पाएगा। अगले रूप में कुछ मेजर्स उन्होंने प्रिवेंटिव बताए कि हम किसी भी रोग को आने से पहले ही कैसे रोक सकते हैं, उसी प्रकार तनाव को कम करने के लिए शुरू से हमें कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, उनके लिए उन्होंने सबसे पहले बताया एडिक्वेट वेजेस, कि आप जितना नियमानुसार किसी भी कर्मचारी के कार्य के अनुसार उसका वेतन है वो वेजेस उससे प्रदान करें, तो कर्मचारी संतुष्ट होकर तनाव क्रिएट करेगा ही नहीं और आपका संस्थान निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा। सेटिस्फैक्टरी वर्किंग कंडीशंस, कार्य करने की जो दशाएं हैं वहां पर बाउंडेड फॉर्म में आप कार्य करवा रहे हैं या फ्री हैंड छोड़कर कार्य करवा रहे हैं, अपने कर्मचारी पर विश्वास कर रहे हैं या अविश्वास का माहौल है, इस प्रकार की जो कंडीशंस हैं उनका आपके कर्मचारी के तनाव पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और इसे हमें कहीं न कहीं रोकना चाहिए जिससे हम तनाव को कम कर सकें। हेल्दी साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड सेटिस्फैक्शन, संतोष सबसे बड़ा धन, तो कहीं कर्मचारी की संतुष्टि असंतुष्टि में परिवर्तित नहीं हो रही है या मनोवैज्ञानिक वातावरण इस प्रकार का तो नहीं है कि वह उससे कहीं प्रॉब्लम फील कर रहा है, इसे ध्यान देने की बहुत हद तक आवश्यकता है। तो कोशिश हो कि एक प्रशासक के तौर पे आप चेकआउट करें कि आपके संस्थान में एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट वहां पर है या नहीं है, तो यदि नहीं है उसके उपचार के लिए आपको कार्य करना चाहिए। इसी प्रकार बात करें सेटिस्फैक्शन एंड सेकेंडरी नीड्स, जो हमारी द्वितीयक आवश्यकताएं हैं, बच्चों की शिक्षा संबंधी, उनके पढ़ने पढ़ाने के लिए, उनके खेलने के लिए एंटरटेनमेंट के जो साधन है, एकोमोडेशन है, आवास व्यवस्था, मेडिकल और एंटरटेनमेंट आदि की जो व्यवस्थाएं हैं वो प्रॉपर कंडीशन में वहां पर है या नहीं है, इसको देखना बहुत अधिक आवश्यक है और न होने पर उनको निर्धारित रूप से पूरा करना भी बहुत आवश्यक है। प्रॉपर सुपरविजन, कि यदि आप अपने संस्थान के तनाव को कम करना चाहते हैं तो कर्मचारियों के साथ में मुक्त वातावरण में बातचीत करना, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना, किस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना कहीं न कहीं बहुत अधिक आवश्यक है। अगले रूप में यदि हम बात करें क्यूरेटिव मेजर्स की, कि यदि आपके संस्थान में किन्हीं कारणों से विभिन्न प्रकार के तनाव उत्पन्न हो जाते हैं तो कौन कौन सी विधियों से उन तनाव को आप कम कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले बार्गेनिंग मेथड, यानी कि आप कहीं न कहीं किसी कर्मचारी को ऊपर नीचे लेकर या उसकी कुछ बातों को मानकर या अपनी कुछ बातें मनवाकर किस प्रकार उसे संतुष्ट कर सकते हैं, तो इसे हम बार्गेनिंग मेथड के तहत ले सकते हैं। और इसके अंतर्गत हम कहीं न कहीं एक प्रशासक के तौर पर समझौता करने के मूड में हो कि हमें समस्या के समाधान के लिए समझौतावादी रुख अपनाना है, तो इसे हम बार्गेनिंग मेथड कहेंगे। दूसरा जो मेथड है आर्बिट्रेशन और मीडिएटर मेथड, कि यदि आप सीधे कर्मचारी से बात नहीं करना चाहते या कर्मचारी जो संगठन से जुड़ा है या एक पूरा समूह है वो सीधे आपसे बात नहीं करना चाहता, आपके बीच में संबंध बहुत ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं, तो वहां पर एक मध्यस्थ जिस पर आप दोनों पक्षों को विश्वास हो उसे बीच में डालकर मध्यस्थता से जो हम रीति नीति निर्माण करते हैं उसे हम मीडिएटर मेथड में ले सकते हैं। अगले रूप में यदि हम बात करें कलेक्टिव और ग्रुप बार्गेनिंग जस्ट लाइक ट्रीटी, जैसे हम एक समूह के साथ में कर्मचारी संगठन है, प्रबंधकों का समूह है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उनके बीच में मीटिंग्स के आधार पर कुछ ऐसे निर्णय पूर्व निर्णय ले लिए जाते हैं, एक संधि की शर्तें पहले से तय कर ली जाती हैं जिसके अनुसार वह कार्यक्रम आगे से आगे चलता जाता है और विभिन्न देशों में आप परस्पर जो संधियां देखते हैं उन्हें भी हम इसी प्रकार से मान सकते हैं, तो इसे हम कलेक्टिव और ग्रुप बार्गेनिंग का टाइप कहेंगे। और तनाव को रिजॉल्व करने के लिए दो साधन जो हमारे कानून के संरक्षण में जाने के लिए है, एक आपका लेबर कोर्ट, मजदूरों से जुड़ा हुआ जो
न्यायाधिकरण है, उसके तहत मजदूरों से जुड़ा जो श्रम न्यायालय है, उससे आप कांटेक्ट करके अपनी किसी प्रकार की अपील को फाइल करके, कोई रिट दायर करके आप किसी भी प्रकार का कर्मचारी के नाते, प्रशासक के नाते सरकार की शरण में जाकर और कानूनी लड़ाई के माध्यम से भी उस तनाव का शमन कर सकते हैं। अगले रूप में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन इक्विलिब्रियम की। इसका मुख्य प्रतिपादक यदि हम देख रहे हैं हर्बर्ट साइमन, जिनका कार्यकाल लगभग 1916 से 2001 के बीच रहा, और उन्होंने यह बताया कि किसी भी संगठन में यदि संतुलन बना हुआ है, संगठनात्मक संतुलन बना हुआ है, तो उस संगठन में तनाव के जो अवसर हैं वो कम से कम हो जाते हैं, तनाव उत्पन्न वहां नहीं हो पाता। लेकिन सोचना यह है कि यह संतुलन किस प्रकार से बने, इस संतुलन को बनाने के लिए कौन कौन से घटक जिम्मेदार होते हैं। तो अगले रूप में हम देख रहे हैं प्रिकॉशंस फॉर डिसीजन मेकिंग, कि यदि आपको किसी भी प्रकार का निर्णय संगठन में लेना है, तो जैसा आपको मैं पूर्व में डिफाइन कर चुका हूं कि किसी भी डिसीजंस को लेने के लिए हम समस्या को परिभाषित करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करते हैं और उसको उपयोग में लाकर निरंतर उस विकल्प को समाधान के रूप में उपयोग लाकर आगे से आगे बढ़ते हैं और समय समय पर मूल्यांकन के माध्यम से उस समस्या का समाधान करते हैं। तो निर्णय प्रक्रिया में इस प्रकार के प्रिकॉशंस, इक्विलिब्रियम जो है कि पर्सन कंट्रीब्यूशन और दूसरी तरफ है आपका ऑर्गेनाइजेशन का इंसेंटिव्स, कि एक व्यक्ति के रूप में, एक कर्मचारी के रूप में संगठन में किस प्रकार का सहयोग एक व्यक्ति दे रहा है और उसके बदले में संगठन उसे कितना लाभ या परिलाभ दे रहा है। इन दोनों की मात्रा यदि परस्पर समान होती है, जितना कंट्रीब्यूशन एक वर्कर आपके संस्थान में कर रहा है, उसकी एवज में यदि आप उसे फुल इंसेंटिव देते हैं या एक सीमाबद्ध इंसेंटिव देते हैं, तो यह संतुलन बना रहता है। और यदि कंट्रीब्यूशन या वर्किंग आवर्स उस कर्मचारी के ज्यादा हैं, उसका जो योगदान है वह ज्यादा है, उसके बदले में उसे निर्धारित वेतनमान, निर्धारित परिलाभ नहीं मिल रहा है, तो कहीं न कहीं यह असंतुलन इन इक्विलिब्रियम की भावना को जन्म देता है। इसी प्रकार इस सिद्धांत के बेसिक अजम्पशंस यदि हम देखें, तो सबसे पहले वर्कर जो है वो केवल वहां वर्कर नहीं है, ऐसा माना जाना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन वो चाहे किसी प्रकार का हो, शैक्षिक संगठन हो, चूंकि हम शिक्षा से जुड़े हैं तो शैक्षिक संगठन की बात ध्यान में रखें, तो टीचर्स को केवल एक लोअर कैटेगरी का या काम करने वाला नियोक्ता जो है वह ऐसा ना समझे कि ये हीन है, दीन है और मेरे कृपा पात्र हैं, बल्कि ऐसा माने कि यह मेरे संस्थान को बढ़ाने के लिए हमारे संस्थान के सदस्य हैं, परिवार के मेंबर हैं, एक प्रकार के पार्टनर हैं। तो वहां पर अच्छा संगठनात्मक संतुलन देखने में आएगा। दूसरे उपाय के रूप में या अवधारणा के रूप में वो जो मैं बताते हैं, सम इंसेंटिव्स गिवन टू वर्कर्स फॉर कंट्रीब्यूशन, कि यदि कोई कर्मचारी विशेष लाभ या विशेष प्रकार का सहयोग किसी कार्यक्रम में प्रदान करता है, किसी प्रकार के कार्य के लिए वो अपना सर्वस्व लगाता है, तो उसकी एवज में कहीं न कहीं उसे अतिरिक्त लाभांश दिया जाना चाहिए। जैसे आप मल्टीनेशनल ग्रुप्स में देखते हैं कि अपनी आय को बढ़ाने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है कि यदि आप मंथली या 6 मंथली या ईयरली अच्छी सेल देते हैं तो उसके बदले में आपको इतने % इंसेंटिव दिया जाएगा। उसे प्राप्त करने के लिए यह एक प्रकार का मोटिवेशन भी है, जिससे कर्मचारी अपना 100% आपके संगठन में देने का प्रयास करता है। इंसेंटिव्स आर रिक्वायर्ड फॉर इक्विलिब्रियम, कि संतुलन बनाने के लिए कहीं न कहीं परिलाभ या आर्थिक लाभ दिए जाने जरूरी है। इसी प्रकार से इंसेंटिव्स जो है वो आप उनकी व्यवस्था एक प्रशासक के तौर पे पूंजी के रूप में कैसे करेंगे, तो ये भी आपको देखना है कि इंसेंटिव्स जो है वो वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन से ही कहीं न कहीं से आपको निकालना है। अर्थात किसी फैक्ट्री में जाएं या शिक्षा के क्षेत्र में जाएं तो वहां पर योगदान के फलस्वरूप जो आपकी निश्चित आय है उसी में से उस इंसेंटिव्स को आपको अलग करना है एक अच्छे व्यवसायिक गुणधर्म के तौर पर। तो टाइप्स ऑफ कंट्रीब्यूटर्स की जो बात करते हैं तो उन्होंने अवधारणात्मक रूप से यह बताया कि 3 प्रकार के अलग अलग कंट्रीब्यूटर्स हमारे संगठन में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले होते हैं कंज्यूमर्स, जो हमारी विभिन्न सेवाओं का उपभोग करते हैं। अर्थात आपके स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी, आपके
समाज से आने वाला जो विद्यार्थी वर्ग है जो आपकी सेवाओं का लाभ उठा रहा है। दूसरे होते हैं वर्कर्स, जो हमारे संगठन में शैक्षणिक या अशैक्षणिक प्रकार का कार्य करते हैं, अर्थात टीचर, क्लर्क और फोर्थ क्लास जो आपके सबऑर्डिनेट होते हैं, वो सभी वर्कर्स के लिए। और सी फॉर्मेट में कुछ एंथुसियास्टिक पर्सन होते हैं जिनका स्पेशली वहां पर आपके संगठन को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें कोई दानदाता हो सकता है, कोई प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, या किसी प्रकार का कोई नेता हो सकता है जो आपके संगठन को बढ़ाने के लिए अपना पूर्ण योगदान प्रदान करता है। यदि हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क की, तो किसी भी संगठन में 3 प्रकार के स्तर निर्णय के फॉर्मेट में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे निचले स्तर पर साइमन ने संगठन को एक त्रिस्तरीय रोटी के समान बताया कि सबसे निचला जो स्तर है वो बेसिक वर्किंग प्रोसेस का है, जो सामान्य तौर पर आपका कार्य करने का जो तरीका है, जिस प्रकार आप अपने विद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय को संचालित करते हैं, तो वो बेसिक वर्किंग प्रोसेस इसके अंतर्गत आता है। और दूसरे स्तर पर पाया जाता है डेली एंड वर्किंग रिलेटेड डिसीजंस, कि डेली टू डेली आपको कक्षाओं को किस प्रकार संचालित करना है, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ को कौन कौन से कामों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किस प्रकार से आने वाले समय में कोई गोल ओरिएंटेड वर्क उन्हें देना है, इसे आपको 1 मंथ में पूरा करके देना है या जो कुछ भी है। तो डेली होने वाले जो रूटीन हमारे डिसीजंस होते हैं वो हमारे डेली और वर्किंग रिलेटेड डिसीजंस कहलाते हैं, कार्य संबंधित जो निर्णय होते हैं। और तीसरे स्तर पर होते हैं सबसे उच्च स्तरीय निर्णय, जिसके अंतर्गत अधिकतर उच्च पदाधिकारियों की भूमिका रहती है, जिसमें है पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस, यानी जो नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, आपका संगठन कौन से क्षेत्र में काम करे, अर्थात मूल्यों के क्षेत्र में काम करे, या किसी प्रकार के सोशल कंट्रीब्यूशन के क्षेत्र में काम करे, या उसका पैसा कहां से आएगा, आय व्यय का लेखा जोखा किस प्रकार से आपको मेंटेन करना है, और संगठन को कौन से परिवेश में कितने स्तर तक आपको अचीव करना है। इस तरह के जो नीतिगत निर्णय हैं वे अधिकतर उच्च अधिकारियों के द्वारा इस स्तर पर लिए जाते हैं। तो इन तीनों स्तरों से मिलकर बना है हमारा ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क। इसी प्रकार यदि हम बात करें हायर लेवल इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स, कि उच्च स्तरीय अन्वेषण क्षमता जो है वो आवश्यक होती है किसी भी प्रकार के प्रशासनिक सिद्धांत को बनाने के लिए, तो वो डिसीजन प्रोसेस के तहत होती है। और उस डिसीजन प्रोसेस में संगठनात्मक संतुलन के लिए जो आप निर्णय लेते हैं उसमें 3 प्रक्रियाएं मुख्यतः जुड़ी होती है, जिसमें सबसे पहला है इंटेलिजेंस एक्टिविटी, यानी कि बुद्धिमत्ता पूर्ण लिए गए जितने भी आपके अन्वेषणात्मक कार्य हैं उन्हें हम इंटेलिजेंस एक्टिविटी कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं। आंतरिक और बाह्य जो पर्यावरण है उससे आपकी अन्वेषण क्रिया कहीं न कहीं प्रभावित होती है, और दोनों स्तरों पर आप जो अन्वेषण करते हैं वह इस प्रोसेस में आता है। दूसरा डिजाइन, जो प्रक्रियात्मक पक्ष जो आपने डिजाइन किया है या तैयार किया है, किस प्रकार से आप विकल्पों को चयनित करेंगे, किस प्रकार आप अलग अलग एनालिसिस करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर किसी समस्या को देखेंगे, निर्णय से जुड़ी हुई बातों को आप कलेक्ट करेंगे, वो डिजाइन जो आपके द्वारा बनाई जाती है वह दूसरे स्तर पर आती है। और तीसरे स्तर पर आता है चॉइस, यानी आपका किसी भी प्रकार का विकल्प, सेलेक्टिंग बेस्ट ऑप्शन टू सॉल्व प्रॉब्लम, कि आप उपलब्ध विकल्पों में से किस प्रकार से अच्छे विकल्प का चयन करते हैं, वो क्रियाविधि आप किस प्रकार से अपनाते हैं। और इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं तो डिसीजन फॉर कोऑर्डिनेशन बिटवीन गोल्स एंड रिसोर्सेज, कि आपके जितने भी निर्णय हैं वे आपके उद्देश्यों और उपलब्ध संसाधनों के बीच में इक्विलिब्रियम के तहत होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपने गोल्स को बहुत हायर लेवल का डिसाइड करें लेकिन आपके पास में फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज इतने ना हो कि वो समय के अनुसार पूरे ना हो सके। तो इस प्रकार के गोल्स और रिसोर्सेज में एक प्रकार का समन्वय होना चाहिए। डिसीजंस आर फ्यूचर एक्टिविटीज ओरिएंटेड, यानी भविष्योन्मुखी, आने वाले समय के अनुसार आगे हम कितनी प्रगति करना चाहते हैं, आगे हमारे क्या लक्ष्य हैं, आने वाले 2 वर्षों में, 5 वर्षों में, जिस प्रकार देश के स्तर पर आप देखते हैं 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उनका लक्ष्य 5 सालों में पूरा होने वाला है। तो इसी तरह उनका मानना था कि निर्णय जो है वो भविष्योन्मुखी एक प्रक्रिया है,
भविष्य पर आधारित एक प्रक्रिया है, ये हमें ध्यान रखना होगा। डिसीजंस जो है वे हमेशा हायर टू लोअर अथॉरिटी की तरफ या लोअर लेवल की तरफ में संचालित होने चाहिए, अर्थात निर्णय जो लागू करवाने वाला है अधिकारी, उससे निर्देश या आदेश जाए लोअर लेवल तक, लोअर से फिर उससे भी जो लोअर है वहां तक जाए। इस प्रकार का एक हायरार्किकल फॉर्म या कहें एक पिरामिड की शेप में ये निर्णय जो है वो ऊपरी स्तर से निचले स्तर तक प्रभावित होने चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में उन्होंने जो बात कही, उन्होंने 3 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स जो साइमन महोदय ने बताए संगठनात्मक संतुलन विचारधारा में, जो 3 प्रकार के थे मुख्यतः। पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि आपके व्यक्तिगत रूप से जो संघर्ष होते हैं टू मेक राइट डिसीजंस। पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनको सही डिसीजंस के माध्यम से हमें हल करना चाहिए। व्यक्तिशः जो तनाव है उन्हें हमें अच्छे निर्णयों के माध्यम से समाधान करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट ड्यू टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, संगठन में जो अलग अलग तनाव पाए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपकी व्यक्तिशः विभिन्नताओं की वजह से। धारणाएं, मान्यताएं, विचारधाराएं जहां पर एक दूसरे से टकराती हैं तो वहां पर संगठनात्मक तनाव उत्पन्न होता है। और इसी प्रकार से तीसरे तनाव का जो रूप उन्होंने देखा वह था इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कि ऑर्गेनाइजेशन में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रकार के संकाय काम करते हैं, या कह सकते हैं प्रशासन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, एस्टैब्लिशमेंट, रजिस्ट्रार ऑफिस इत्यादि इत्यादि। उन सारों के बीच में जो पर्सनल इंटर रिलेशनशिप है उसकी वजह से कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट यदि क्रिएट हो रहा है तो उसे हम इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, जो किस वजह से उत्पन्न होता है? ड्यू टू लेकिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस, डिफरेंसेस इन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ग्रुप, कि अनुभव में या तो कमी हो, कोई ऐसा नया व्यक्ति हो जो संगठन के लक्ष्यों के बारे में नहीं जानता, या छोटी मानसिकता का हो जिसके पास में अनुभव की कमी है, और या ऑब्जेक्टिव्स उसके सोचने का उद्देश्यात्मक जो ढंग है वह अलग हो, तो इस कारण से हो सकता है कि वहां पर अंतर संगठनात्मक जो कॉन्फ्लिक्ट है या तनाव है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने यह समझा इस इकाई के अंतर्गत कि प्रशासनिक सिद्धांतों के माध्यम से हम एक अच्छे प्रशासक की भूमिका कैसे निभा सकते हैं, और हम किस प्रकार से अच्छे प्रशासक के तौर पे अच्छा निर्णय करते हैं, और निर्णयात्मक प्रक्रिया के द्वारा हम संघर्ष का शमन कर सकते हैं, अच्छे निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा निर्णय हमारे संगठन को आगे से आगे बढ़ा सकता है और एक गलत निर्णय हमारे पूरे संगठन को गर्त में ले जा सकता है। और इसी के साथ हमने देखा कि हमारे कर्मचारियों के बीच अलग अलग प्रकार के जो तनाव पाए जाते हैं उनका रिजोल्यूशन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक हमारा कर्मचारी संतुष्ट नहीं होगा, अपना 100% अपने ऑर्गेनाइजेशन में नहीं देगा, तो उस तनाव के कारण हमारे संगठन के गोल्स को अचीव करना मुश्किल ही नहीं, आने वाले समय में नामुमकिन हो